तो दोस्तों आज हो गया 30 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीटों का पेंच अभी भी फंसा हुआ है। दूसरी ओर एनडीए में लोजपा को लेकर मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। उधर महागठबंधन में आरएलएसपी के बाहर निकलने के बाद अब आरजेडी और कांग्रेस में ठन गई है। सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर आरजेडी का जो ऑफर है वो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। इस बीच आरएलएसपी और बीएसपी ने गठबंधन बना लिया है। इसमें अन्य दल को भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। इस तरह बिहार में तीसरे मोर्चे का आगाज हो गया है। एनडीए में जहां सीटों के बंटवारे का मामला लोजपा के रुख के कारण अभी तक सुलझा नहीं है। हालांकि लोजपा नेता चिराग पासवान की इस मुद्दे पर बात रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी होनी थी, लेकिन मामला वहीं का वहीं है। उधर महागठबंधन में भी इसे लेकर दरारें चौड़ी होती नजर आ रही है। आरजेडी ने कांग्रेस को जहां सीटों को लेकर तालमेल पर अल्टीमेटम दे दिया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी विकल्पों पर विचार शुरू कर दिया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, अयोध्या में भले ही राम भक्तों की जीत हुई, लेकिन अभी एक और अहम फैसला आना बाकी है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 28 साल बाद यानी कि आज 30 सितंबर बुधवार को लखनऊ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जिस पर पूरे देश की नज़र रहेगी। लखनऊ सीबीआई की विशेष कोर्ट आज अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने के मामले में फैसला सुनाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विवादित ढांचा तोड़ने के इस मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था और एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें 32 आरोपी अभी भी जिंदा है। आपको बता दें कि इस केस में आरोपियों की सूची में कई बड़े नाम शामिल है। इसमें सबसे बड़ा नाम लाल कृष्ण आडवाणी का है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी इस केस में आरोपी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, मंत्री उमा भारती, सांसद साक्षी महाराज और विनय कटियार जैसे 32 आरोपी है। आपको बता दें कि इस मामले में अदालत ये तय करेगी अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद ढांचे को क्या साजिशन गिराया गया था या फिर आक्रोशित कार सेवक ने इसे गुस्से में तोड़ दिया था। यहाँ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि यदि भाजपा नेता पर लगे ये आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें 2 साल से लेकर 5 साल की सज़ा हो सकती है। आज की तीसरी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला सहित कई नेताओं को नज़रबंद कर लिया गया था। हाल ही में फारूक और उमर अब्दुल्ला को छोड़ दिया गया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को अभी भी नज़रबंद रखा गया है। कल कोर्ट में उनकी बेटी इल्तिजा ने रिहाई के लिए याचिका दायर की। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा है कि कब तक और किस आदेश के तहत केंद्र सरकार महबूबा मुफ्ती को हिरासत में रखना चाहती है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा द्वारा दायर आवेदन पर 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इल्तिजा मुफ्ती और उनके भाई को मां महबूबा मुफ्ती से हिरासत से मिलने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी हमेशा के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार चुनाव से लेकर कृषि बिल तक सभी मुद्दे पर जमकर बोले असदुद्दीन ओवैसी। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ने ये जो बिल पार्लियामेंट में लाए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री ये भूल रहे हैं कि उन्हीं के बरसों पुरानी उनके एक साथी शिरोमणि अकाली दल उनका साथ छोड़कर चले गए इसी बिल को की बुनियाद के ऊपर, किसानों के इस मसले के ऊपर। तीसरा ये है कि जेडीयू जिसके साथ बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है बिहार में, वो भी इस पर अपनी नाखुशी का इजहार किया। चौथी बात जो प्रधानमंत्री मोदी देश को नहीं बता रहे हैं कि किस तरह राज्यसभा में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो वहाँ पर जोर ज़बरदस्ती के ज़रिए उन्होंने इस बिल को पास करवाया। सारे देश देख रहा था कि ये कहा गया कि मेंबर्स अपनी जगह पर नहीं, मेंबर्स तो राज्यसभा में मेंबर्स जगह पर थे, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। तो हर एतबार से प्रधानमंत्री का ये जो कानून उनकी सरकार ने बनाया, इसका किसान को फ़ायदा पहुंचाना मकसद नहीं है, बल्कि जो कॉरपोरेट लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री से बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बिल को पार्लियामेंट में लाकर, बावजूद इसके कि उनके सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में, उन्होंने उसको पास करवाया। नहीं, बीजेपी आरएसएस, बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो आरएसएस है। आरएसएस के जो किसान उनका संघ का जो हिस्सा है वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री उनको समझाए ना, प्रधानमंत्री के आरएसएस को नहीं समझा सकते। अगर प्रधानमंत्री वो बनते हैं तो आरएसएस की वजह से, तो आरएसएस को समझाएं। इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि हर सेक्शन
इस जो उन्होंने बनाया उसका विरोध कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। एक काम करिए ना, प्रधानमंत्री को जरा पंजाब जाने के लिए बोलिए, हरियाणा जाने के लिए बोलिए। और हरियाणा का चीफ मिनिस्टर क्यों कह रहा है कि बाहर के लोग क्यों नहीं आ सकते? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक के बाद एक गलती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस तरह का ट्वीट करके अपनी बेबसी और अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं देश के सामने। कहना हम यही चाह रहे हैं कि जब कभी भी इलेक्शन आते हैं, हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, डेमोक्रेसी में हम लोग भरोसा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हम इलेक्शन लड़ते हैं और अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए, अपने राइट्स को हासिल करने के लिए। तो अचानक ये सेकुलर पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं मगर प्रैक्टिकली नहीं है, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि बी टीम है, फलां टीम है। हर डेटा इस बात को प्रूव करता है कि MIM के कंटेस्ट करने से बीजेपी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि MIM को फ़ायदा हो रहा है। और सेकुलर पार्टीज झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं, एम्पिरिकल डेटा है। बिहार में हम लोग एक पार्लियामेंट की सीट पर लड़े और वहाँ पर बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस जीती। और पूरे सीटों पर, बाकी सीटों पर NDA कामयाब हो गई। तो हमको बताइए ये कांग्रेस RJD वाले, तो भाई आप क्यों नहीं हरा सके बीजेपी को वहाँ पर? हम तो एक ही सीट लड़े। महाराष्ट्र में हम एक सीट लड़े, औरंगाबाद में, वहाँ पर इम्तियाज़ जलील ने 22 साल के MP शिवसेना के को हरा दिया। और फिर कांग्रेस NCP शिवसेना के साथ गोद में बैठ गई है, पावर शेयर कर रहे हैं। वो क्या सेकुलरिज्म है? आप मंदिर निर्माण के लिए आप ईंट भी जाते हैं, वो सेकुलरिज्म है? ये सब इनकी हिपोक्रेसी है और देश इसको देख रहा है। और मुझे यकीन है कि अब के बार बिहार के इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इनका सेकुलरिज्म, एक इनका हिपोक्रेसी है, बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। बाई इलेक्शन हम जीतते हैं, वहाँ बीजेपी को हराते हैं किशनगंज की। तो ये इनकी बुखलाहट है और दिक्कत आ रही है। अरे हमने तो एक बिहार के एक बहुत बड़े लीडर के साथ, उनकी पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस। हमने देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हमारे कन्वीनर हैं। ये वो आदमी है जो कर्पूरी ठाकुर के लिए अपनी सीट छोड़ दिया था, 5 टर्म का MP है। हम उनके साथ चलिए, आज आप हमसे करिए। आप तो हमसे बात करने को तैयार नहीं है, मगर हम देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के साथ अलायंस किए हैं और हमको पूरा यकीन है कि बिहार की जनता हमको अपनी मोहब्बत से और अपने भरोसे से नवाजेगी। और आप देखते रहेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं तो आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, आपने सवाल किया था प्रमोद साहब, मैंने उस वक्त कहा था कि ये जजमेंट एक तो हिंदुत्व, इस देश को हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का रास्ता फराहम करेगा। मैंने ये भी कहा था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से पुराने इश्यूज खुलेंगे, जिसमें काशी और मथुरा का, और सच साबित हुआ मेरा बात बोल रहा हूं। और वो लोग कोर्ट को गए। जब एग्रीमेंट हो चुका है ईदगाह कमेटी के साथ, बाज़ाब्ता पूरा एग्रीमेंट की मैंने कॉपी ट्वीट की, अब क्यों मसला उठा रहे हैं? क्योंकि उनको हिम्मत मिली है इस जजमेंट के बाद कि वो ये समझ रहे हैं कि बिलीफ को कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया और उनको उम्मीद ये लगी हुई कि दोबारा इस मसले में कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट बिलीफ को अपहोल्ड करेगा और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ एविडेंस को कोर्ट बाजू रख देगा। हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार से कि पार्लियामेंट का 1991 का रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो एक्ट ये कहता है कि जो 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस प्लेसेस थे, चाहे वो हिंदुओं के, मुसलमानों को, सिख के, ईसाइयों को, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो क्या मोदी सरकार कोर्ट से जाकर कहेगी कि 1991 का प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के तहत वो जो केस डाला गया वो मेंटेनेबल नहीं है? और राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा है इस एक्ट को। तो क्या मोदी सरकार खुले अल्फाज में कहेगी या नहीं कहेगी, या फिर वो इसी तरह से इस इशू को उठाएगी अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए? एक्ट को सामने रखकर कह रहा हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बात को कहा था कि ये मसले उठेंगे और मैं सच साबित हो रहा हूं। अब देखना यह है कि मोदी सरकार उस पार्लियामेंट के कानून का लिहाज रखते हुए उसको अमल करेगी, या फिर अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह से ये RSS के ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करते रहेगी ताकि देश दोबारा
वो जो टर्मोइल से गुजरा है 89 से 80 से लेकर 1992 उसके बाद, क्या उसको दोबारा झोंकना चाहेंगे उस आग में? ये तो मोदी सरकार को बताना पड़ेगा।